चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। कल की जो टॉपिक्स थी उसके आगे हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले थे। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे कैसे होती है, क्या क्या उनमें वेरिएशन देखने को मिलता है, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये नहीं होगा, दूसरा है चाहिए। हाँ, तो देखिए मैंने आपको फिजिकल स्टेट के बारे में बता दिया था कि कौन कौन से एलिमेंट का फिजिकल स्टेट क्या क्या होता है, जिसमें हमने ये देखा था कि जो नाइट्रोजन होता है वो डायटोमिक गैस के फॉर्म पे नेचर पे एग्जिस्ट करता है, और उसके बाद के जो एलिमेंट होते हैं, जैसे फास्फोरस की बात की जाए तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आर्सेनिक और जो एंटीमनी होते हैं वो टेट्राहेड्रल स्टेट में, वो भी सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये हार्ड सॉलिड होते हैं। और जो फास्फोरस होता है हमारा वो सॉफ्ट सॉलिड होता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। ठीक है, दिस इज अ फिजिकल स्टेट ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई किसको बोला जाता है? जो हमारा एटम का स्ट्रक्चर होता है उसमें उसके न्यूक्लियस से लेकर उस सेल के आउटर मोस्ट पार्ट का क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसी डिस्टेंस को हम क्या रेडियाई के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, किसी भी एटम का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अगर उसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ता जा रहा है, मतलब न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेडियस भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, मतलब 15th ग्रुप में हम क्या आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, तो सबका एटॉमिक नंबर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इसमें क्या क्या आता है, नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है और बिस्मथ आता है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट होता है, ये थर्ड पे होता है, ये 4 पे होता है, ये 5 पे होता है और ये 6 पे होता है। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन में कितने सेल प्रेजेंट होते हैं, 2 सेल। जो हमारा फास्फोरस है उस पे 3 सेल प्रेजेंट होते हैं, आर्सेनिक पे 4 सेल प्रेजेंट होता है, एंटीमनी पे 5, और जो बिस्मिथ है उस पे टोटल 6 सेल प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस से लेकर इन सेल का जो डिस्टेंस है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। किसी में 3 सेल है, किसी में 4 सेल है, किसी में 5 सेल है। इसके बेसिस पे ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से उसका, ये बढ़ता जा रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 15th ग्रुप एलिमेंट में अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस होता है एलिमेंट का फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, अब इसमें से आप एक एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे। जैसे नाइट्रोजन पे क्या होता है, -3 चार्जेस होते हैं, वैसे ही फास्फोरस पे भी -3 आएगा, आर्सेनिक पे भी -3 आएगा, एंटीमनी पे भी -3 आएगा, और जो आपका बिस्मिथ है उस पे भी क्या आएगा, -3 चार्जेस आएगा। तो इस -3 चार्जेस का मतलब है कि उसमें उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो जब इन आयंस का मैं उनके न्यूक्लियस से डिस्टेंस पता करूंगी तो भी डिस्टेंस उतना ही होगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो आयंस का डिस्टेंस मतलब नंबर ऑफ सेल इसमें क्या होंगे, कम या ज्यादा थोड़ा होंगे, बस इसमें इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होंगे, बाकी हमारा सेल जितना का उतना बना रहेगा। और उसी के बेसिस पे हम ये बोलते हैं कि अगर आयनिक रेडियाई की बात की जाए तो भी अगर हम 15th ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयनिक रेडियाई भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जैसे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता जाता है वैसे ही आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो in a 15th group atomic and ionic radii both are increases when we move down top to bottom in a 15th group। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमको क्या बताया जा रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि आखिर जो मॉलिक्यूल है हमारे उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया जा रहा है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है अगर आप डाउन द ग्रुप आते जाते हैं। तो इंक्रीज होने का मेन रीजन क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है या जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है
सारे के सारे नॉन मेटल्स नाइट्रोजन फैमिली में प्रेजेंट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से इन पे क्या होता है, -3 चार्जेस होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है मतलब वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगा। लेकिन आप जानते हो कि जब आप टॉप टू बॉटम आओगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने का जो एबिलिटी है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि देखो सेंटर पे न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट सेल है तो इसका अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा है, ये सेकंड सेल है तो अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम हो गया, फिर थर्ड सेल है तो अट्रैक्शन फोर्स और थोड़ा कम हो गया, फिर फोर्थ सेल बना तो न्यूक्लियस और इसके बीच का जो अट्रैक्शन है वो क्या होता जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो जो हमारा अट्रैक्शन फोर्स होता है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो अगर अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी डिक्रीज होने की वजह से वो हमारे कौन से नेचर को अब बढ़ा रहे हैं, क्योंकि नॉन मेटेलिक नेचर तब होता है जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे, और अट्रैक्ट करेगा तभी गेन करेगा। लेकिन टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी ही नहीं रख रहा है। मतलब जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और जो मेटेलिक कैरेक्टर है एलिमेंट का वो बढ़ता जाता है। कहाँ से बढ़ता जाता है पूछा जाएगा, तो जो हमारे एंटीमनी और क्या होते हैं, बिस्मथ होते हैं, इन दोनों के दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा लो होता है, किससे, आर्सेनिक से। और ये कौन से नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, मेटेलिक नेचर को। क्यों बोला जाएगा, तो इसका नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाता है जब हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो, और नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस से उसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी नहीं रख रहा है मतलब ये नॉन मेटेलिक नेचर का नहीं होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी रख रहा है क्योंकि न्यूक्लियस से वो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अब लूज करने की एबिलिटी रख रहा है, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का हो जाता है। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के बेसिस पे इसको क्या बोला जाएगा, ये मेटेलिक इन कैरेक्टर होता है। और जैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो बढ़ता जाएगा, तो सेम एज जो हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि नॉन मेटल है मतलब गैसेस या लिक्विड स्टेट होगा तो आसानी से इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हमको मिल जाएगा। लेकिन अगर हमारे क्या होंगे, मेटल्स होंगे मतलब वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने की वजह से उनको मेल्ट करना या बॉइल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और जिस वजह से जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो इन 15th ग्रुप हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन एंटीमनी और बिस्मथ इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कुछ कारणों से थ्रू अ इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, उसकी वजह से क्या होता है, आर्सेनिक से कम होता है। बट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में अगर पीरियोडिसिटी पूछा जाएगा तो टॉप टू बॉटम जाने से क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये हमने देख लिया 15th ग्रुप एलिमेंट का टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, बिकॉज उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब मेटेलिक नेचर उनका इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब किसी एलिमेंट के एग्जिस्ट करने की एटॉमिसिटी कितनी होती है। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन किस फॉर्म पे नेचर पे एग्जिस्ट करता है, N2 के फॉर्म पे, जिसको डाई एटॉमिक स्टेट बोला जाता है। और इसके बाद के जितने एलिमेंट है हमारे, जैसे फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है, जिसको Sp के फॉर्म पे इंडिकेट किया जाता है, ये सारे कौन से फॉर्म पे एग्जिस्ट करते हैं, ये सारे के सारे P4 के फॉर्म पे एग्जिस्ट करते हैं, मतलब टेट्रा एटॉमिक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 15th ग्रुप के एलिमेंट की एटॉमिसिटी अगर पूछी जाए तो जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो डायटोमिक फॉर्म पे होता है, और बाकी के हमारे जो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी होते हैं ये टेट्रा एटॉमिसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
इसके बाद आ जाते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि किसी नॉर्मल एलिमेंट को आप क्या करोगे, आयोनाइज करोगे। आयोनाइज आप क्या कर सकते हो, या तो उसको इलेक्ट्रॉन देकर आयोनाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है, या उससे इलेक्ट्रॉन निकाल कर आयोनाइजेशन का प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने की जो एबिलिटी होती है, उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम से निकालने के लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की हमको रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम किस फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं, मेल्टिंग सॉरी उसको हम इंडिकेट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के फॉर्म पे, उसको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ठीक, अब देखो मेरे पास कोई एटम है, उस एटम से मुझे अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो मुझे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देना होगा, क्योंकि सबसे पहले मुझे उसके फिजिकल स्टेट में चेंजेस लाना होगा। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो पहले मुझे उसे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है तो एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली हेल्ड हो जाता है ऑन देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वहां से आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो इस वजह से बोला गया है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है 14th ग्रुप एलिमेंट के कंपैरिजन में 15th ग्रुप एलिमेंट की ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि 14th ग्रुप में एक वैलेंस सेल पे 4 इलेक्ट्रॉन थे और 15 ग्रुप में एक वैलेंस सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। देखो कैसे, 14th ग्रुप के एक एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो 14th ग्रुप का एक एलिमेंट मेरा कार्बन हो जाता है। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 4 आएगा। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये फर्स्ट सेल में आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और जो मेरा सेकेंड सेल है 1 2 3 और 4, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसकी, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 और 5 आएगा। और इसका अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाओ तो फर्स्ट सेल पे आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है, 5 है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है, 4 है। तो बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, ये न्यूक्लियस कौन से इलेक्ट्रॉन को लेते हुए अट्रैक्शन फील करेगा, बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती जा रही है, तो ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इन अ पर्टिकुलर सेल। मतलब उसी सेल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस है उस सेल से काफी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करने लगता है। तो जैसे जैसे ये जो न्यूक्लियस है इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये जो सेल बना हुआ है ये सेल कैसा होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा। श्रिंक होना मतलब सिकुड़ते जाएगा। और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, जिसकी वजह से ये ज्यादा अट्रैक्शन को फील कर रहा है और ये इसके कंपैरिजन में लेस अट्रैक्शन को फील कर रहा है। अब लेस अट्रैक्शन को फील कर रहा है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, थोड़ा सा आसान है। और ये ज्यादा अट्रैक्शन को फील कर रहा है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसी वजह से बोला गया है कि 15th ग्रुप का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो किसके कंपैरिजन में, 14th ग्रुप के कंपैरिजन में क्या होता है, मोर होता है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिएगा जब हम और पर्टिकुलर 15 ग्रुप की बात करोगे तो टॉप टू बॉटम जाओगे, टॉप टू बॉटम जाओगे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो गया। दैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डिक्रीज होती जाएगी, और 14 और 15th ग्रुप का कंपैरिजन करेंगे तो 15th ग्रुप का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 14 ग्रुप, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेल पे जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती जाती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से होता क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस से वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करने लगता है, फील करने लगता है। उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे जो दिया गया है उसके बारे में देखते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमारा बताया गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या करने की एबिलिटी, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम की, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। तो 15th ग्रुप एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो हायर होता है एज कंपेयर्ड टू 14th ग्रुप। देखो जो मेरा 14 ग्रुप है उसके आउटर मोस्ट सेल पे है 4 इलेक्ट्रॉन, और जो मेरा 15th ग्रुप है उसके आउटर मोस्ट सेल पे है 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑक्टेट के लिए कौन नियरेस्ट है? ऑक्टेट के लिए ये 5 क्या है? नियरेस्ट है। इसका मतलब ये है कि ये जल्दी से जल्दी 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा लेट इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऑक्टेट को क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो 15th ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो मोर होता है किसके कंपैरिजन में? 14th ग्रुप के कंपैरिजन में। अब डाउन द ग्रुप बोला जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी क्या हो जाती है? डाउन द ग्रुप जाऊंगी तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। क्यों डिक्रीज होती जाएगी? क्योंकि इसमें सेल का जो नंबर है वो बढ़ता जाता है। सेल का नंबर बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस किसी भी टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील नहीं करता, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं करने की वजह से वो एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर अट्रैक्ट नहीं करना चाहता है। इस वजह से डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी 15th ग्रुप की ज्यादा होती है 14th ग्रुप से, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो हमारे 15th ग्रुप की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू 14th ग्रुप, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम में क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। इस बात को याद रखिएगा, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं वैसे वैसे। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे जो बताया गया है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट किसको बोला जाता है? देखो, जैसे मैंने नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन किया, तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करने पर क्या आएगा? जैसे आप कॉन्सेप्ट के बेसिस पे 1s2 2s2 और 2p आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2s2 और 2p3 ये मेरे क्या हो जाते हैं? लास्ट सेल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस लास्ट सेल में देखो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? सबसे लास्ट में 3, मतलब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। और उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लास्ट सेल इन दोनों के कंपैरिजन से बनता है, क्योंकि नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 और 5 होता है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो जो हमारे कौन से ग्रुप एलिमेंट होते हैं? 15th ग्रुप एलिमेंट होते हैं। ये 2 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं, या तो +3 या फिर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को ये शो करते हैं। +3 जो कि उनके आउटर मोस्ट सेल पे प्रेजेंट होता है, ये मोर रिएक्टिव होगा, और जब मुझे 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो उसमें s ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करने लगता है, जिसकी वजह से जो 15th ग्रुप एलिमेंट होते हैं वो या तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं किसी कंपाउंड में, मतलब जब किसी कंपाउंड को बनाओगे तो उसमें अगर 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का पार्टिसिपेशन कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा। और सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमारा एटॉमिक मास जैसे जैसे हमारा इंक्रीज होता जाता है, जो हमारा s इलेक्ट्रॉन होता है वो इनर्ट होता जाता है, मतलब s इलेक्ट्रॉन के रिएक्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो, सबसे न्यूक्लियस के सबसे पास जो सबसेल प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? s बोला जाता है। उसके बाद वाले को p बोला जाता है, उसके बाद वाले को d बोला जाएगा, और सबसे लास्ट वाले को f बोला जाता है, अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो। तो अगर
लास्ट के इलेक्ट्रॉन डी में प्रेजेंट हैं तो एस मेरा बहुत आगे प्रेजेंट हो गया। तो अगर डी में कोई इलेक्ट्रॉन है तो एस का वो इलेक्ट्रॉन काफी अंदर प्रेजेंट होने की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, मतलब वो इनर्ट रह जाएगा। वो सिर्फ न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो करेगा और उसका बाइंडिंग फोर्स काफी ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाएगा और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएगा। इस वजह से जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं ना, तो टॉप टू बॉटम आने पर जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तभी बन रहा है जब हमारे एस के 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर आप टॉप टू बॉटम आओगे तो नंबर ऑफ सेल क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाएगा ये एस क्या होता जाएगा, प्रोटेक्ट होता जाएगा अनदर सेल से। तो बाहर निकल के किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ इस एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता जाता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि लास्ट सेल पे जो +3 वाले हैं वो तो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। इस वजह से ये प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो 15th ग्रुप एलिमेंट होते हैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करते हैं और +2 ऑक्सीडेशन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करते हैं। लेकिन जब हम जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आते जाते हैं तो एस इनर्ट होता जाता है। इनर्ट होने का रीजन ये है कि वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक प्रेजेंट है, और ज्यादा नजदीक प्रेजेंट होने की वजह से वो न्यूक्लियस से किसी भी तरीके का अपना जो बॉन्ड है उसको खराब नहीं करता और बाहर नहीं निकल पाता उसका इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा और हमारे पास जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हमको मिल रही थी वो नहीं हो पाएगी। और जैसे जैसे नीचे आएंगे तो आउटर मोस्ट सेल पे 3 इलेक्ट्रॉन बचा रहता है और वही 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता जाता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता जाता है। इसके नीचे बहुत सारी थ्योरी दी गई है और बहुत सारे केमिकल कंपाउंड के बारे में बताया गया है। नथिंग इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो देख सकते हो उसके बारे में, बट हमारे काम का नहीं है वो। बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होता है मैंने आपको बता दिया +3 और +5 के बारे में, और जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आएंगे तो +3 क्यों बढ़ता जाता है और +5 क्यों नहीं बढ़ता वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट। वही चीज है जो मैंने आपको अभी बताया। इनर्ट पेयर इफेक्ट में देखो, एस जैसे एटॉमिक मास किसी ऑर्बिटल का है तो वो क्या करेगा, मैंने अभी बताया कि न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक एस ऑर्बिटल वाला होता है। अगर एस ऑर्बिटल वाला न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक है तो इसका अट्रैक्शन क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा है तो इस न्यूक्लियस से अपनी बॉन्डिंग को ब्रेक करना एस वाले ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और एस वाले ऑर्बिटल के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब एस वाले का जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता। और अगर मुझे कोई नया मॉलिक्यूल बनाना है तो एस ऑर्बिटल का जो भी इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, तभी वो किसी नए कंपाउंड को क्या कर पाएगा, फॉर्म कर पाएगा। तो इसके आउटर मोस्ट पार्ट पे अनदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो सेल इसको क्या कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं पूरी तरीके से, जिसकी वजह से यहाँ से इसका निकलना पॉसिबल नहीं हो पाता कि ये काफी अंदर तक चला जाता है। और बाकी के ऑर्बिटल्स इसको क्या करते हैं, पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर देते हैं, जिसमें से एस के इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाते और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते। इसी को हम इनर्ट पेयर इफेक्ट के फॉर्म पे क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। मतलब जो एस ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उन्हीं को इनर्ट पेयर के फॉर्म पे इंडिकेट किया जाता है। इसके बारे में जिन साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था उनका नाम क्या था, सिज्विक था। इन्होंने फर्स्टली इसको ऑब्जर्व किया था 1933 में। 13, 14 और 15th ग्रुप के कुछ हैवी एलिमेंट्स थे, उनको लेकर उन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट क्या किया था, गिव किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे बताया गया इनर्ट पेयर। हमने देख लिया कि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होने के कारण
किसमें बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं कर पाता इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, तो हम उसको इनर्ट पेयर इफेक्ट के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं, जिससे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाता है। इसके बाद मेटेलिक कैरेक्टर की बात करूं तो मेटेलिक कैरेक्टर अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करोगे तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो आपके नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी रखते हैं और इस वजह से ये नॉन मेटेलिक नेचर के होते हैं। लेकिन उसके बाद के जो एलिमेंट हैं जैसे आर्सेनिक और एंटीमनी ये मेटेलॉइड्स होता है, मतलब जब तक ये नीचे जाता है इसमें कुछ कैरेक्टर मेटल का प्रेजेंट होने लगता है और कुछ कैरेक्टर नॉन मेटल का प्रेजेंट होने लगता है। मेटल का कौन सा कैरेक्टर आता है पूछा जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी क्या होती जाती है, लूज होती जाती है। ये मेटेलिक कैरेक्टर उसमें इंक्रीज होता जाता है जिस वजह से इनको मेटेलॉइड के फॉर्म पे इंडिकेट किया गया। और उसके आगे जाते जाते तक जो मेरा बिस्मिथ होता है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को लूज कर देता है, इस वजह से वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का हो जाता है और उसको किस फॉर्म पे इंडिकेट किया जाता है, मेटल के फॉर्म पे इंडिकेट किया जाने लगता है। तो इन 15th ग्रुप एलिमेंट जो हमारे नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एबिलिटी प्रोसेस के बेसिस पे नॉन मेटेलिक इन नेचर होते हैं। जो हमारे आर्सेनिक और एंटीमनी होते हैं वो मेटेलॉइड्स के फॉर्म पे एग्जिस्ट करते हैं और जो हमारे मेटल्स होते हैं वो किस फॉर्म पे, जैसे बिस्मिथ की बात की जाए तो वो मेटल्स के फॉर्म पे एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेटेलिक कैरेक्टर है हमारे किसका 15th ग्रुप एलिमेंट का। इसके बाद कुछ अदर प्रॉपर्टीज और बताई गई हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। इसमें एलोट्रॉपी की बात की गई है। एलोट्रॉपी किसको बोला जाता है, मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर उस एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज को मुझे क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, मतलब उसके कैरेक्टर को या उसका जो भी प्रॉपर्टीज है उसको बढ़ाना होगा। तो उसको बढ़ाने के लिए उस एक मेटल के अंदर मैं कुछ अनदर मेटल्स को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, जिससे उसका कैरेक्टर क्या कर जाएगा या उसकी प्रॉपर्टी क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी, इम्प्रूव कर जाएगी। और किसी भी मेटल के कैरेक्टर्स को किसी अनदर एलिमेंट को मिलाकर इंक्रीज किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, एलोट्रॉपी बोला जाता है। हमारे 15th ग्रुप में किसके किसके एलोट्रॉप प्रेजेंट है पूछा जाएगा, तो जो फास्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एलोट्रॉप्स नेचर में प्रेजेंट है। मतलब उनका फिजिकल फॉर्मूला तो सेम है, सॉरी केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन अगर उसके फिजिकल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो कैसा हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। जैसे ऐसा एग्जांपल इसमें बताया गया है कि इन 15th ग्रुप जो फास्फोरस का एलॉय होता है वो व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस और रेड फास्फोरस होता है। आर्सेनिक भी येलो, ग्रे और ब्लैक फॉर्म पे एग्जिस्ट करता है और जो एंटीमनी है वो मेटेलिक और क्रिस्टलाइन एक्सप्लोसिव, मतलब जो विस्फोटक होता है उसके फॉर्म पे नेचर पे क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारी एलोट्रॉपी का डिफाइन हो जाता है। ठीक है, कि मेटल की जो प्रॉपर्टी है उसको इम्प्रूव करने के लिए उसमें किसी अदर एलिमेंट को मिला लिया जाता है, या फिर जो एलॉय होते हैं उनका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे जो भी हमको डिस्कस करना होगा। तो ठीक, चलिए।